जनता बेहाल और ऑफिसर्स निहाल। मैं पंकज कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे, एक विषय है, उस विषय पे, और हमारे साथ मेहमान में बात करने के लिए हैं रवीश कुमार जी। तो आज इस विषय पे बात करेंगे। विशेष है कि आज विषय ये है कि आज हमारा जो समाज है, हमारा जो ये तंत्र है, सिस्टम है, सरकार तंत्र है, सरकारी तंत्र, हमारे जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, आज भी बेहाल है, लेकिन ऑफिसर्स निहाल हैं। क्या कारण है कि सरकारी ऑफिसरों का और मंत्रियों का और सरकार के जितने भी दावे हैं, सारे दावे धरातल पर आते आते वो समाप्त हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है? तो हमारे साथ बहुत ही खास नेता रवीश कुमार जी साथ में हैं। तो हम लोग बात करेंगे, रवि जी से कुछ सवाल करेंगे, फिर हम लोग उनसे समझते हैं चीज़ों को। तो रवीश जी बताइए, आखिर ऐसा क्या कारण है कि जनता जो है वो परेशान है, लेकिन ऑफिसर जो हैं वो निहाल हैं? हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इसके लिए सरकार के साथ साथ बिहारियों की जो मेंटलिटी है वो भी काफ़ी जिम्मेदार है। मैं ये कह रहा हूँ या ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जैसे ही बिहार के लोगों को कोई सरकारी नौकरी मिल गई, तो सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोगों की मेंटलिटी हो जाती है कि मुझे सरकार से ये पैसा लूट लेना है, सरकार से ये पैसा लूट लेना है। और इसी चीज़ का फ़ायदा ऑफिसर्स उठाते हैं। हमारे देश के जितने भी टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर्स हैं, इन सभी लोगों का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाने में आता है। ये अपने टैलेंट का उपयोग कहीं पर भी लोगों के उत्थान के लिए नहीं लगा पाते हैं। बहरहाल उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन सभी आईएएस ऑफिसर्स को तत्काल प्रभाव से ऐसे जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पर कि जनता पूरी तरह से एक्टिव और जागरूक है, और वहाँ पर इन लोगों से काम कराया जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें सरकार का भी योगदान है? आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि सरकार मंत्री लोग भी हैं, जो सरकार में जो पावर दे रहे हैं आईएएस लोगों को, अगर सिस्टम को उसको ठीक किया जाए तो सिस्टम में ऐसा तो प्रावधान है। सिस्टम का मतलब है आईएएस ऑफिसर्स, सरकारी सिस्टम का मतलब है आईएएस ऑफिसर्स और सारे ऑफिसर्स। कोई भी नेता या कोई भी पार्टी का नेता जो चुन के आता है, उस व्यक्ति को इस सिस्टम का कोई एक्सपीरियंस और किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ट्रेनिंग आपको दिया गया वहाँ से। आप अगर किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है, आपके पास पूरा सिस्टम है। आप चाहें तो मंत्री को बैन कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, अगर आप कहेंगे तो के पाठक किसी न किसी हाल में एक मंत्री को बैन कर दिया और साथ साथ विभाग चेंज करने पर मजबूर कर दिया, और कहीं न कहीं उसकी ये कमी भी रही। सीधी तौर पर अगर रवीश कुमार जी आप तो ब्लेम कर रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं हमारे ब्यूरोक्रेट सिस्टम पर। हाँ, 100% में लगा रहा हूं। आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? नहीं, 100% में 1% भी ये बात गलत नहीं है। अगर ये बात गलत होता, मैं चाहता हूँ कि ये बात गलत हो, लेकिन ये बात गलत नहीं है। अगर ये बात गलत होती तो आज हमारे देश की, हमारे बिहार की जनसंख्या का कम से कम 20% जनसंख्या भी इस तरीके से एक्टिव और जागरूक होते, क्योंकि इनमें से वैसे नेताओं को वो चुनते जो इनके ही समस्याओं के समाधान के लिए खड़ा उतरता। एक सिस्टम में खड़ा व्यक्ति, एक सिस्टम का मुखिया, एक सिस्टम का लोग जो संवैधानिक पद पर 65 साल के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, और उसके यहाँ जो चुन करके मंत्री आया है उसे क्या काम करवाना है ये पता है उनको। ठीक है, इसके बावजूद अगर उनके पास मजबूरी रही तो फिर कैसी मजबूरी है?
अगर वो गलत करने के लिए कहते हैं तो आप ये कहिए कि मुझे लिख करके मुझे आदेश दिया जाए, और तब गलत कीजिए, तब ना कहिए आप किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। हिम्मत है, आपने ट्रेनिंग लिया है, आपने शिक्षा लिया है, आपने 40-50 साल तक मेहनत किया है, और मेहनत करने के बाद भी आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, आपको सिस्टम का एक एक चीज़ पता है, आपको बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पता है, इसके बावजूद भी आपको बिहार से प्रेम नहीं है, आपको बिहार के लोगों से लगाव नहीं है, आप आरोप प्रत्यारोप करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो चलिए, आपकी इस बातों को देख रही है जनता, देख रही है, सभी सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी जानना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, एक सवाल है कि सिस्टम को बनाने वाले जो लोग हैं, जो हमारा अपना सिस्टम बना हुआ है, तो इस सिस्टम में जनता ही तो चुन करके लाती है नेता को, और जनता जब नेता को चुन के लाती है, उस नेता की पहली दायित्व है कि हम अपने आईएएस ऑफिसर लोगों को कैसे कंट्रोल करें या कैसे आदेश करें, क्योंकि देखिए नेता लोगों के हाथ में ही तो सिस्टम है। आईएएस लोग जो भी करेंगे, लेकिन उनका हाथ तो बंधा हुआ है, उनका तो अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, शायद आप भारतीय सिस्टम या भारतीय संविधान में उपस्थित धाराओं को नहीं पढ़े हैं, आपको इसको जानना चाहिए। आपके पास, लोगों के पास मत का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। आप अशिक्षित लोग, एक अशिक्षित लोग या एक अनपढ़ लोग या एक अज्ञानी लोग जो सिस्टम को नहीं जानते, वो कैसे लोगों को चुनेंगे, आप ये बताइए मुझे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक सिस्टम की बात है, तो सिस्टम, साफ शब्द में सिस्टम हर जगह पूरी तरह सही है। सिस्टम का जो डिजाइन किया गया है संवैधानिक तौर तरीके पर, संविधान में कोई कमी नहीं है, संवैधानिक तौर तरीके में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उस संवैधानिक नियम और कानून का जब दुरुपयोग करने लगते हैं, ये कमी आपके अंदर है। अगर आप किसी भी कुर्सी पर बैठ जाएं, आप अगर कितना भी मतलब जो है सही काम, सही नियम कानून हो, और आप नेचर से बेईमान हो, तो आप उसी नियम का दुरुपयोग करेंगे। अगर आप पूरी तरह ईमानदार हैं, अगर कोई गलत नियम भी बन गया है, तो वो गलत नियम को बदल सकते हैं आप। चलिए, ये संवैधानिक अधिकार है। हमारा दूसरा सवाल ये है कि बिहार सरकार ने प्रॉपर रूप से शराबबंदी की, परंतु आपको क्या लगता है कि शराब बंद हो गया है, और इससे किसको नुकसान है? अब मैं आपसे साफ शब्द में कहना चाहूँगा, शराबबंदी या बाल विवाह किसी भी मायने में ये गलत कानून नहीं है। हाँ, मैं आपके बात से इस प्रकार जरूर सहमत हूँ कि इस नियम का दुरुपयोग हुआ है, जिसका खामियाजा आप और हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ा है। लेकिन ये बताइए, किसी परिवार के लोग अगर शराब ना पिए तो वो फायदेमंद होगा या हानिकारक होगा? जरूर फायदेमंद होगा अगर ना पिए तो, लेकिन एक तो ये फायदे के लिए ही रोका गया। मैं रोकना चाहूँगा आपको 1 मिनट के लिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नुकसान करेगा, अगर लोग पिएंगे तो नहीं पीना चाहिए, फायदेमंद है। लेकिन जो पहले से पी रहे हैं उनको रोका भी तो नहीं गया, वो रोक भी नहीं सकते हैं ना। जो नहीं रुक सकते हैं उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रेरित करना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि उनको ना पीने के लिए प्रेरित किया जाए, कि वो पी ना सके। लेकिन जो पीना चाहता ही है और जो पी ही रहा है अभी भी, तो किसी ना किसी माध्यम से उसके पास उपलब्ध भी हो जा रहा है, उस तक पहुँच भी जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान जनता को ही हो रहा है, क्योंकि जो टैक्स है वो तो गवर्नमेंट को जा नहीं रही है, और दूसरे जगह से ला करके गैर कानूनी तरीके से जो भी लोग बेचने वाले हैं ला करके बेच ही रहे हैं, और जिसको ज़रूरत है उसको मिल ही रहा है। तो सारी चीज़ें हो रही है, परंतु है क्या कि गवर्नमेंट के नज़र में सब कुछ दिख रहा है, परंतु फिर भी सरकार अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके इस चीज़ पे खामोश है। आप बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए? जनता का ऐसा सोचना है, कुछ सवाल है, इसलिए मैंने जनता का कुछ सवाल आपके पास रख रहा हूँ।
अब मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने शराबबंदी की, ये कानून सही था, ठीक है। सरकार ने बाल विवाह रोका, ये कानून सही था। अब अगर दूसरी बात, इस कानून के सहयोग के लिए, शराबबंदी के सहयोग के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी खोला गया, उस पर सरकार के बहुत सारे बजट खर्च किए गए, सरकारी अस्पतालों में इसको ऐड किया गया और उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाई भी यूज़ की गई। तो जहाँ तक शराब को नहीं पीना चाहिए, इसके लिए मतलब जो है प्रचार प्रसार भी किया गया, नशा मुक्ति केंद्र भी खोली गई कि शराब, उसका जागरूकता अभियान भी निकाला गया। इसके बावजूद भी अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है और कानून को तोड़ा है, तो उसके लिए भी एक कानूनन अपराध घोषित किया गया उसको, और उसको दंडित करने का प्रावधान बनाया गया। अब ये कहा जाए कि अगर 100 लोगों के लिए ये कानून बनाया गया और 100 लोगों में से 100 लोग इस कानून को तोड़ने लग गए, तो ऐसे कानून बनाने का क्या फायदा। तो सीधी सी बात यही है कि मैं सरकार को नहीं, मैं जनता को दोष दे रहा हूं कि आपको शराब बंद कर देना चाहिए था। आपको स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने अपने समाज के लोगों को शराब पीने से रोकना चाहिए, छोटी छोटी गलतियों को करने से रोकना चाहिए, अनेक तरह के बाल विवाह में उत्पन्न विकृतियों को रोकना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ, शराबबंदी नियम कानून ही फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हुआ भी तो आप ही के लिए हुआ, आपने ही उसको फ्लॉप किया। सरकार ने तो अच्छा कदम उठाया था। यानी आप मानते हैं सरकार ने, हाँ, आपका मानना है कि फेल हो गया? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि सरकार ने सही पहल किया और आपने सरकार का साथ नहीं दिया। आप उस कानून का पालन करने में असमर्थ रहे और सरकार समाज के लोगों के बगैर सरकार नहीं चल सकती है। सरकार ने एक विपक्ष का भी सरकार में एक रोल है। आप विपक्ष के रोल में है, जनता विपक्ष के रोल में है। सरकार को आईना दिखाए, एक जागरूकता अभियान निकाले, रैली निकाले, उस पर सरकार को चेतावे, धरना रखे, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उसका सहयोग करे, और सरकार के जो महकमे हैं वो पैसे लेकर के उसको दंडित चलाते रहे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, उसको दंडित किया जाए। पीना चाहते हैं वो तो चाहते नहीं है कि शराबबंदी हो, तो ये गलत है ना उसके लिए। आप उनके लिए एक ऐसा कानून तो बना दिए कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद में आपके जो प्रशासन है, उस प्रशासन के देख रेख में, प्रशासन के आसपास में चीज़ें मिल रही है और ये भ्रष्टाचार के माध्यम से हर जगह पहुंच रहा है। सरकार को भी पता है, क्यों? क्योंकि उनके जो पुलिस स्टेशन है, जो प्रशासन है, प्रशासन के नाक के नीचे चीज़ें हो रही है। प्रशासन को नहीं पता है, प्रशासन को तो सब पता होगा, 100% पता है। अब जब आप ये बात मान रहे हैं कि जब वैसे प्रशासन के लोगों को जिन्होंने इस तरह के कार्य को किया है, उसको चिन्हित करके संवैधानिक तौर तरीके के तहत, संवैधानिक दंड संविधान के अंतर्गत उसको इस प्रकार दंडित किया जाए कि समाज में या प्रशासनिक महकमे में कोई भी सरकारी ऑफिसर, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे किसी सेक्रेटरी लेवल के पद पर बैठे हुए लोग हों, उसको इस प्रकार दंडित किया जाए कि उसको इस तरह के गैर कानूनी काम करने पर कि उसको बाद में जो है ना बहुत शर्म आए और बाकी लोगों को सबक मिले कि इस पद पर बैठे हुए लोगों को जब दंडित किया जा सकता है तो सामान्य लोगों का क्या होगा। चलिए, ये रवीश जी थे, इनकी जो भी बातें थी आप लोगों के सामने है। निष्कर्ष तो आप लोग समझेंगे, निकालेंगे और कमेंट करेंगे। साथ में मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था, अगर आप इजाज़त दे तो मैं जरूर क्यों नहीं रखना चाहता हूँ। देखिए, ये देश तो बना है हर एक व्यक्ति से, और इस देश को बनाने के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए अभी हमारे सामने जो बच्चे हैं वही देश के भविष्य का निर्माता है। आज जो बच्चे
छोटे हैं, ये 18 साल बाद फिर आज जो क्लास 1 में पढ़ने जा रहे हैं, नर्सरी में पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, यही 18 साल बाद वोट देंगे और यही हमारे देश के प्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे। और आप मुझे बताइए कि ये जो पढ़ रहे हैं, इनकी जो शिक्षा स्तर है, ये अपने ज्ञान के और अपने जानकारी, अपने नॉलेज और अपने ज्ञान के आधार पे ही कोई निर्णय लेंगे कि किस प्रतिनिधि को चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। अब उसके पास अगर ज्ञान नहीं होगा, वो अगर शिक्षित नहीं होंगे, तो आपको लगता है कि ये अच्छे नेता को, किसी अच्छे प्रतिनिधि को चुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब बताइए कि आपको क्या लगता है रवि जी, शिक्षा का जो व्यवस्था है आज बिहार में, जो शिक्षा की स्थिति है और जो शिक्षा का प्रणाली है, जो व्यवस्था है, आपको लगता है कि ये ठीक है? मैं किसी भी तरीके से शिक्षा के स्तर को सही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा के स्तर को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ और मैं उसे देख भी रहा हूँ। अगर शिक्षा का स्तर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सही मताधिकार बनाना, सही मताधिकारी बनाना, ठीक है। जो सही मताधिकारी है, जो सही निर्णय ले सकता है देश के भविष्य के लिए, सभी की समानता के लिए, सभी के विकास के लिए, किसी कैटेगरी वाइज के लिए नहीं। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो इस देश के शिक्षा का जो बजट है करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। और जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, ये सभी शिक्षण संस्थानों पर करोड़ों और अरबों हजारों करोड़ का खर्चा दिखाते हैं। इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि IAS ऑफिसर नहीं चोरी करने के लिए बैठे हैं, ये चोरी का ट्रेनिंग लेके बैठे हैं, इन्हें चोरी करने का ज्ञान है इनके। नहीं, आप तो सीधे ब्यूरोक्रेट पे उंगली उठा रहे हैं। एकदम साफ, एकदम मेरा कहना साफ है। ठीक है। जितने भी देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सभी लोग अगर लोगों के हित के लिए काम करने लग जाए तो कभी भी ये दिन नहीं आएगा ये कहने के लिए कि शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट क्यों है। मैं शिक्षा पर और भी बहुत बात करूँगा। शिक्षा के बारे में हम साफ शब्द में कहना चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर, अगर आप लोग वाकई में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं तो ये नियम और कानून बना दीजिए कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी IAS IPS PCS के जितने भी बच्चे हैं, सभी के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ये नियम बन जाए। तो ये नियम क्यों नहीं बन रहा है? सरकार क्यों आंखों पे पट्टी बांध करके कबड्डी खेल रही है? सरकार को ये सारी चीजें नहीं दिख रही है? सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? सरकार इस पर कई तरह के नियम 2009 लागू कर चुका है। ऐसे कई नियम बनाए जा चुके हैं, ठीक है। 2019 के तहत भारत के सभी बच्चों को कब तक का शिक्षा कैसे फ्री में देना है, ये सभी नियम बनाया जा चुका है। इसको लागू करने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया इन्होंने? तो इसके बारे और रही बात सरकार के नियम की, इसके बारे आज में सरकार के नियम के लिए आज आप जागरूकता अभियान निकालिए, कल भी संसद में नियम बनाना पड़ जाएगा। इसके लिए आपको नहीं लगता है कि सरकार इसके लिए फिर दोषी है? दोषी सरकार तो हर जगह दोषी है, इसलिए जहाँ भी ब्यूरोक्रेट्स दोषी है। हुआ है, अगर ये काम, अगर आपने बताया कि ऐसा नियमावली बन चुका है और ऐसा नियमावली पास हो चुका है, जब ऐसा नियमावली पास हो चुका है तो फिर इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? यही तो मैं इस सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि नियम बना हुआ है, आपको लागू करने से कौन रोक रहा है? संविधान आपको अधिकार देता है, लोगों ने आपको अपना अधिकार दिया हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको पेमेंट्स कहाँ से मिलता है? लोगों के टैक्स से। आपको जनता पेमेंट देती है, अधिकार दिया आपको जनता ने, जनता का दिया हुआ अधिकार है, किसी नेता का दिया हुआ नहीं है। ये किसी इस गफलत में ना रहें कि ब्यूरोक्रेट्स को जो नियम दिया गया है वो किसी नेता की बपोती है, ऐसा नहीं है। उसको संवैधानिक अधिकार है, कोई नेता या कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री
उसको अपने कर्तव्य करने से नहीं रोक सकता है। और अगर रोकता है तो वो जन जागरण अभियान निकाल दे, लोगों को इसकी जानकारी दे दे, 2 मिनट में किसी की सरकार हो, चाहे वो आज की सरकार हो या आज के पहले की सरकार हो। इन लोगों ने तो इतना किया है, इन लोगों ने गरीबी को बढ़ा के रखा है। सरकार तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बनाए जाते हैं। सरकार किसी भी व्यक्ति के मतलब जो है उत्थान के लिए नहीं बनाया जा रहा है। और ये जो सिस्टम बनाया है ब्यूरोक्रेट सहित सरकार, ये सारा लोगों के शोषण के लिए है। इसमें कहाँ है सरकार का रोल, ये बताइए। जो लोग आज से मतलब 2019 से पहले 2017-18 से लेकर के अभी तक कोई बहाली या वैकेंसी नहीं थी, अब बहाली आई है तो उसमें भी पूरे देश को बिहार में इन्वॉल्व कर दिया गया। बिहारी लोगों को ही मतलब जो है उसमें देना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आपने बीपीएससी का एग्जाम लिया, उसकी योग्यता को फिर से एक बार जांचने का प्रयास किया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। और जितने भी योग्य टीचर बहाल हुए हैं, निसंदेह वो कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने सिस्टम को ही ऊपर से तोप रखा है, उसी को ढक के रखा है। आप इतने ही लोग मिल करके अगर कोई एक व्यक्ति आवाज उठाता भी है, हमने आपको दिया आशीर्वाद, भस्मासुर न हो गया आप, जनता ने आपको दिया आशीर्वाद, आपने जनता का ही शोषण का काम शुरू कर दिया। आप जनता के सर पे, जनता के पीछे ही पुलिस लगा दिया। अरे जनता ही परेशान है, तो ऐसी सरकार बनाने का क्या फायदा, ऐसे सिस्टम का क्या फायदा। जो पढ़े लिखे तो हैं, ये ऑल आर वेल ट्रेंड, ये लोग वेल ट्रेंड कहे जाएंगे, वेल एजुकेटेड कहने लायक ये लोग है ही नहीं। तो इनको ट्रेनिंग मिला हुआ है तो वैसे कर रहे हैं। वेल एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि समाज का उत्थान होगा कैसे, हर समाज का उत्थान, ये नहीं किसी एक समाज का उत्थान। हर समाज में गरीब लोग हैं, हर समाज के लोगों में क्वालिटी है, उस समाज के लोगों का क्वालिटी का उपयोग करके दूसरे जो दबे कुचले लोग हैं उसको उठा करके अगर आप आगे लाएंगे तो मुझे ये बताइए कि भारत विश्व गुरु बनेगा या नहीं बनेगा। भारत के हर घर में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर होंगे, भारत के हर घर में साइंटिस्ट अगर होगा, भारत के हर घर में आविष्कारक होगा, जो आज की बिहार के कई गरीब प्रदेशों में भी गरीब रहते हुए भी उसकी प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता है और कई बार सामने आया है। अगर आप उसको खुल करके मौका दें, उसको खुल करके अच्छी शिक्षा दें, उसके शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो, उसके रहन सहन का व्यवस्था अच्छा हो, उसको जो मौलिक अधिकार हो उसमें उसको मदद कर दें, उसको इस योग्य बनावें कि वो क्वालिटेड हो, योग्यता उसके अंदर हो, देश को रिप्रेजेंट करे, आज उसको सम्मानित कीजिए, उसको प्रताड़ित नहीं कीजिए। आज जो समस्याएं हैं, जैसा कि जनता का समस्या है, आप ये बताइए कि दवाई और पढ़ाई, तेजस्वी जी बहुत सारी चीज़ों का उनका अपना स्लोगन है, दवाई पढ़ाई सिंचाई। तो ये जो भी चीज़ करवाई तो ठीक है। तो उसमें पहला जो है दवाई और पढ़ाई, आपको पता है, नहीं पता है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको तो सब कुछ पता होगा कि आज दवाई की जो स्थिति है, सरकारी जितने भी हॉस्पिटल है, सारे सरकारी हॉस्पिटल में जो कहानी है, सरकारी हॉस्पिटल में जाने पर इलाज कितना हो रहा है, क्या दवाई मिल पा रही है? दवाई तो सरकारी हॉस्पिटल में मिलता नहीं। दूसरी बात, जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में क्लिनिक बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने नौकरी के साथ साथ हर डॉक्टर का अपना क्लिनिक है, सब लोग अपना क्लिनिक चला रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर हैं तो वो तो दवा और इलाज सब बाहर ही कर रहे हैं। तो उस स्थिति में सरकार कैसे कहती है कि हम दवाई की व्यवस्था कर चुके हैं पूरी तरीके से। दूसरी बात पढ़ाई की, तो ये आपने अभी बताया, मैं भी आपकी इन बातों से, शायद जनता भी इस बातों से सहमत होगी कि पढ़ाई कितने % लोग हैं
कितने % लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं, और सरकारी विद्यालय में इतना सारा खर्च जो हो रहा है उसका कितना सदुपयोग हो पा रहा है? क्या सरकार को ये बात दिख नहीं रहा है? सरकार कैसे निर्णय लेता है और इसके लिए क्या प्लान है सरकार के पास? ये सवाल है। हम इस पर कहना चाहेंगे साफ शब्दों में, इतिहास भी इसके लिए गवाह है। बिहार के जितने भी टॉपर्स हैं और जितने भी क्वालिटेड लोग हैं जिन्होंने अपना अपना इतिहास रचा है, वो सभी बच्चे सरकारी स्कूल में हैं। आपने भी देखा होगा और आपने भी इस चीज़ का सर्वे किया होगा कि आज तक जो भी, चाहे खुशबू कुमारी यहाँ से टॉप की, वो मेरा खुद का विद्यार्थी है, लेकिन वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। नहीं, खुशबू कुमारी तो अगर यहीं ऐसा पढ़ रही है, थी। खुशबू कुमारी सरकारी स्कूल में पढ़ी थी और हमारे पास पढ़ रही थी। लेकिन वो अपने जो जिनकी बात आप बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़ करके ही वो IAS बने हैं, हाँ, हम सही कह रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, परंतु हाँ, अपने बच्चे को वो प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में में पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? उनको ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आपकी बात यही विफल हो गई। आप जो बोल रहे हैं उनके बारे में कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ करके IAS बने, तो फिर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे वो लोग? यही शिक्षा विभाग की विफलता है। यही बात शिक्षा तो मैं बोल विभाग रहा हूं। को और ब्यूरोक्रेट्स को, यहीं पर उसकी ब्यूरोक्रेसी की विफलताएं हैं। सारे अख्तियार उन्हीं के हाथ में हैं। शिक्षा विभाग में एक मेरा भी मानना है रवि जी बहुत सारी पहलुओं पे, बहुत सारी विषय पे अपना रुझान व्यक्त किए, अपना बात रखें, परंतु समय के हिसाब से मुझे लगता है कि 100% सिस्टम को अगर ठीक करने का काम अगर कोई करेगा तो वो सरकार ही कर सकती है, और सरकार को चुनने का काम हमारी जनता और हम और आप करते हैं। अगर सही सरकार चुनी जाती है और सरकार के सामने अगर एक इस विषय पे उनको ध्यान केंद्रित कराया जाए कि हमारे समाज का 2-3 विषय जो है बहुत ही प्रमुख है, जिसमें पहला विषय है पढ़ाई और दवाई, तो शिक्षा जो है और स्वास्थ्य, ये दोनों अगर ठीक रहे तो आज हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जो किसी भी समुदाय से आते हैं, उनकी जो कमाई है, जिस भी माध्यम से उनकी वो जो कमाई हो रही है, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें 50% से ज़्यादा मुझे लगता है कि 50 से 70% तक वो पढ़ाई में और दवाई में चली जा रही है। और सरकार के पास कहने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं कि हमने दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए इतना सारा चीज़ किया, परंतु जब सरकार सब कुछ कर ही रही है तो फिर जनता का जो पैसा है, आधी कमाई जीवन की दवाई और पढ़ाई में ही क्यों चली जा रही है? तो रवीश जी इस विषय पे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट इंटरव्यू में हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि दवाई और पढ़ाई को सही में कैसे सही किया जाए, और इसमें जनता को भी पहल करने की ज़रूरत है, सरकार को भी पहल करने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेट को भी पहल करने की ज़रूरत है। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।